टेक्निकल रेजिग्नेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में गवर्नमेंट की गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जावे। जनरल रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन से हम क्या समझते हैं? सेवा या पद से इस्तीफा देने से संपूर्ण पिछली सरकारी सेवा का त्याग हो जाता है। तकनीकी इस्तीफा वह है जिसके द्वारा पिछली सेवा का त्याग नहीं होता। अन्य कारणों से प्रस्तुत इस्तीफा या सक्षम प्राधिकारी से उचित माध्यम से आवेदन को अग्रेषित न कराने की स्थिति में टेक्निकल रेजिग्नेशन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। यह लाभ उन शासकीय सेवकों के लिए भी स्वीकार्य है जिन्होंने शासकीय सेवा में आने से पहले ही समान या अन्य विभागों में अन्य पदों के लिए आवेदन किया था और उस कारण से उचित माध्यम से आवेदन अग्रेषित नहीं करा पाए थे। निम्नलिखित स्थितियों की पूर्ति के अधीन ऐसे मामलों में पिछली सेवा के लाभ की अनुमति है। शासकीय सेवक को इस तरह के आवेदन के विवरण के बारे में शासकीय सेवा में पदभार ग्रहण करते ही उचित प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए। रेजिग्नेशन के समय शासकीय सेवक को विशेष रूप से अनुरोध करना चाहिए कि वह सरकार या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अन्यत्र नियुक्ति हो जाने के कारण रेजिग्नेशन दे रहा है, जिसके लिए उसने वर्तमान की सेवा में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। रेजिग्नेशन को स्वीकार करने वाले अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि कर्मचारी द्वारा बताए गए पद के लिए आवेदन की तारीख को सेवा में होता तो उसका आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया होता। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, किसी अन्य शासकीय विभाग या कार्यालय में नियुक्ति एक स्थायी शासकीय सेवक को अपने मूल विभाग से तब इस्तीफा देना होगा जब तक कि वह 2 साल या असाधारण मामलों में 3 साल की अवधि के भीतर मूल विभाग में वापस नहीं लौट आता। इसी तरह के इस्तीफे को स्वीकार करने पर पेंशन के उद्देश्य के लिए इस्तीफा नहीं माना जाएगा। परिणाम स्वरूप ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सेवा लाभ की निरंतरता के तहत पेंशन, अवकाश, एलटीसी, वेतन सुरक्षा, जीपीएफ आदि नियमों का लाभ मिलता रहेगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव बेनिफिट्स, केंद्रीय सिविल सेवा लीव रूल्स 1972 के नियम 2 के संदर्भ में टेक्निकल रेजिग्नेशन के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट सर्वेंट के अवकाश खाते से अवकाश खत्म नहीं होते। उपभोग न की गई सीसीएल व अन्य प्रकार के सभी लीव नए कार्यालय में अग्रहित किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज या स्टेट गवर्नमेंट आदि में स्थायी संविलियन के मामले में सीसीएस लीव रूल 1972 के नियम 39D के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके खाते में जमा ईएल और एचपीएल का अवकाश नकदीकरण का लाभ मिलेगा, परंतु 300 दिवस की समग्र सीमा के अधीन ही। कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी, टेक्निकल रेजिग्नेशन के पश्चात भी एलटीसी का लाभ प्राप्त होगा। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपनी नियुक्ति के 8 साल के अंदर टेक्निकल रेजिग्नेशन दे देता है और सरकार के अधीन नई सेवा से जुड़ जाता है, सरकार के अधीन उसकी प्रारंभिक तिथि से 8 साल की अवधि के लिए फ्रेश रिक्रूट के रूप में उसे माना जाएगा। इसी प्रकार यदि एक शासकीय सेवक 4 साल के लिए सरकार में सेवा करने के बाद किसी अन्य विभाग में शामिल हो जाता है तो उसे नए विभाग में 4 साल के लिए एक नई भर्ती के रूप में माना जाएगा।
टेक्निकल रेजिग्नेशन की स्वीकृति पर पे प्रोटेक्शन फंडामेंटल रूल 22B के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। FR 22B कहता है, एक सरकारी कर्मचारी के वेतन निर्धारण को नियंत्रित करता है, जिसे परिवीक्षाधीन या किसी अन्य सेवा या संवर्ग में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि नए पद में निश्चित किया गया वेतन उस पद से कम है जिस पर कि उसका धारणाधिकार है, तो उसे FR 9 के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। एनुअल इंक्रीमेंट। CCS पे रिवीजन रूल 2016 के रूल 10 के साथ सहपठित FR 26 के प्रावधानों के तहत सरकार में नए पद, सेवा या संवर्ग में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाता है। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट अपने मूल पद या सेवा में वापस चला जाता है, तो भी वह मूल पद में अनुपस्थिति की अवधि के लिए भी वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट के लिए पात्र होगा। GPF ट्रांसफर। टेक्निकल रेजिग्नेशन पर GPF का ट्रांसफर सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 35 द्वारा किया जाएगा। सीनियरिटी। गवर्नमेंट सर्वेंट के टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद भी उसकी वरिष्ठता प्रोटेक्ट की जाती है। हालांकि शासकीय सेवक द्वारा अपने मूल पद पर वापस आने के पश्चात उसके द्वारा अन्य विभाग में बिताए गए समय जो उसने अपने टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद ज्वाइन किया था, मूल विभाग में उच्च पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा के रूप में गणना में नहीं ली जाएगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंशन स्कीम। उन मामलों में जहां गवर्नमेंट सर्वेंट जो मूल रूप से 1 जनवरी 2004 के पहले शासकीय सेवा में आ गया हो, टेक्निकल रेजिग्नेशन देता है, तो उसकी पिछली सेवाओं को पेंशन हेतु गणना में जोड़ा जाएगा। यदि नवीन पद स्थापना का पद भी CCS पेंशन रूल 1972 के नियम 26(2) के तहत हो। इस प्रकार वह गवर्नमेंट सर्वेंट CCS पेंशन रूल 1972 के तहत पेंशन हेतु पात्र होंगे, भले ही वे 1 जनवरी 2004 के पहले नई पोस्ट या नए पद में शामिल हुए हों। ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक जो मूल रूप से NPS के प्रारंभ होते समय ही शासकीय सेवा में शामिल थे, सामान्य अन्य विभागों में पदों के लिए आवेदन करते हैं और उनका चयन होने पर उन्हें टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के लिए कहा जाता है, तो उनकी पिछली सेवाओं को सिविल सेवा पेंशन रूल के तहत पेंशन की गणना के लिए मान्य किया जाएगा। NPS के तहत आने वाले शासकीय कर्मचारियों के टेक्निकल रेजिग्नेशन के मामले में उनकी प्रान नंबर के साथ उनके व्यक्तिगत सेवानिवृत्त खाते यानी कि PRA खाते की जानकारी को नए कार्यालय को दी जाना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ सर्विस बुक। सर्विस बुक को मूल विभाग से वर्तमान विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसे मामलों में जहां एक व्यक्ति की उसकी पिछली नियुक्ति के संबंध में मेडिकल बोर्ड द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी हो और यदि नए पद के लिए निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण का मानक समान है। वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। यदि पिछले कार्यालय से कार्यमुक्ति का दिनांक और नवीन नियुक्ति में पदभार की दिनांक के बीच की अवधि 1 वर्ष से कम है, तो संबंधित शासकीय सेवक के बारे में संदर्भ पिछले कार्यालय से लिया जा सकता है कि उस कार्यालय ने उस शासकीय सेवक के चरित्र और पूर्व व्रत को सत्यापित किया है। उस कार्यालय में कार्यरत रहते हुए उसका आचरण शासकीय सेवक हेतु अनुपयुक्त नहीं रहा।
यदि हालांकि 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है तो व्यक्ति को अपने पिछले कार्यालय से कार्यमुक्ति के पश्चात नए सिरे से सत्यापन कराना होगा। ज्वाइनिंग टाइम, पद ग्रहण काल नियम यानी कि ज्वाइनिंग टाइम रूल एप्लीकेबल होगा। ज्वाइनिंग टाइम को नवीन सेवा में शामिल होने हेतु योग्यता सेवा के रूप में मान्य किया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम पे, गवर्नमेंट सर्वेंट को पूर्व पद से कार्यमुक्त होने के पहले वेतन के बराबर वेतन का भुगतान पद ग्रहण काल के समय किया जाएगा। अलाउंसेस, पद ग्रहण काल के दौरान महंगाई भत्ता यदि कोई हो तो प्राप्त होगा। पूर्व मुख्यालय पर देय एचआरए जैसे अनिवार्य भत्ते भी प्राप्त होंगे। वाहन भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं होगा। ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस हेतु पात्र होंगे केंद्र सरकार के 3 साल से कम नियमित सेवा के अस्थायी कर्मचारी। ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस हेतु पात्र नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पद ग्रहण काल वेतन की पात्रता नहीं होती। अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो जाता है तो उस शासकीय सेवक से त्यागपत्र प्राप्त होने व स्वीकृत होने के पश्चात ही उसे कार्यमुक्त किया जाना चाहिए। उसे कोई भी धारणाधिकार नहीं होगा। सरकार के साथ सभी संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे और उसे अपने मूल कैडर में वापस जाने की अनुमति नहीं होगी। उद्यम के साथ अपने वेतन के बारे में बातचीत करने के लिए वह स्वतंत्र होगा। संबंधित गवर्नमेंट सर्वेंट पीएसयू के अन्य कर्मचारी के समतुल्य माना जाएगा और उद्यम के सभी नियम उस पर शासित होंगे। पेंशन का लाभ, संबंधित शासकीय सेवक को ऐसे इस्तीफे की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और वह अपने मूल कार्यालय में उनके लिए लागू प्रासंगिक नियमों के तहत सभी सेवानिवृत्ति या टर्मिनल लाभों हेतु पात्र होंगे। पेंशन के लिए पात्र अधिकारी को निम्नलिखित 2 विकल्पों में से किसी एक के लिए अपने रेजिग्नेशन की तारीख के 6 माह के भीतर विकल्प देना होगा। ए, संबंधित नियमों के तहत यथानुपात मासिक पेंशन और मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी। यथानुपात ग्रेजुटी और पेंशन के बदले में एक मुश्त राशि त्यागपत्र के दिनांक पर लागू कम्यूटेशन टेबल के अनुसार। जहां समय सीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया गया है वहां प्राधिकारी ऊपर बताए गए विकल्प ए को मान्य करेंगे। एक बार विकल्प देने के पश्चात इसे अंतिम माना जाएगा, यानी कि इसे बदला नहीं जा सकता। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्विस से त्यागपत्र देने पर मंथली पेंशन का विकल्प लेता है वह सार्वजनिक उद्यम में अपनी सेवा के दौरान पेंशन पर अवकाश नकदीकरण का लाभ 180 दिवस की सीमा के अधीन शासकीय सेवा से त्यागपत्र की स्वीकृति के समय अवकाश लेखे में जमा अवकाश के अनुसार अवकाश नकदीकरण का लाभ प्राप्त होगा। अर्ध वेतन अवकाश संपन्न हो जाएगा। फैमिली पेंशन का लाभ, यदि किसी सार्वजनिक उद्यम में फैमिली पेंशन योजना नहीं है या यदि संबंधित व्यक्ति पीएसयू में फैमिली पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं है तो सरकार के नियमों के तहत स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो को बनाने में हमने आईएसटीएम की रीडिंग मटेरियल की मदद ली और उनकी प्रति हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस वीडियो में हमने टेक्निकल रेजिग्नेशन को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।